हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आज हम 26th एपिसोड ऑफ अवर PYQ ऑफ जेई मेन सीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक आप सभी के जेई मेन सेशन 1 जनवरी के रिजल्ट आ चुके हैं। काफ़ी लोग अपनी उम्मीद से अच्छे या एटलीस्ट उम्मीद जितने नंबर पाए हैं, लेकिन ऐसे काफ़ी लोग हैं जो डेफिनेटली उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जितना उन्होंने प्लान किया था या जितना वो कर सकते थे। तो आई विल से जस्ट कंटिन्यू योर हार्ड वर्क। हमारे पास एक और सेशन है, अप्रैल सेशन, एंड लेट्स स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स अप्रैल सेशन। वो ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी होगा एज कंपेयर टू ब्लेमिंग NTA, ब्लेमिंग सिचुएशन। यस, देयर आर प्रॉब्लम्स विथ NTA, बट कुछ होना नहीं है। अगर हम बहुत ज़्यादा उसमें टाइम और एनर्जी लगाएंगे तो नुकसान हमारा ही है, क्योंकि अप्रैल बहुत पास है। सो आवर सजेशन इज, अब जो हो गया वो हो गया, लेट्स स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स अप्रैल सेशन। और हाँ, मैंने आप लोगों से सबसे पोल लिया था कि आप मेंस की तैयारी करने वाले हैं या एडवांस की, और उसमें बहुत सारे बच्चों का आई वुड से सब्सटेंशियल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स अब मेंस टोटली बंद करके एडवांस की तरफ बढ़ने वाले हैं। उस बात को बिल्कुल हमने रजिस्टर किया है। वी हैव टेकन इनटू नोटिस दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और हम मेंस के साथ साथ कुछ एडवांस के वीडियोस भी पैरेलली अपलोड करेंगे। लेकिन हाँ, टिल अप्रैल फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस वीडियोस विल बी मोर। आफ्टर अप्रैल सेशन 26 मई तक जब एडवांस आएगी, तब तक आते आते फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवांस वीडियोस या एडवांस केमिस्ट्री वीडियोस विल इंक्रीज। सो दैट इज आवर ओवरऑल प्लान, राइट? अगर आपको याद हो तो हम ये जो PYQ सीरीज़ है ये हमारी जनवरी सेशन से कंटिन्यूड है, और हम 23 के PYQs डिस्कस कर रहे थे। जनवरी का हमारा PYQs रह गए थे, तो हम वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। द मेन थिंग अबाउट अवर डिस्कशन इज, जो आपको ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखना है, इज इट इज़ नॉट जस्ट कि यह आंसर क्यों आया, बल्कि इससे रिलेटेड कौन सी थ्योरी है, क्या प्रिकॉशन है, आप क्या गलती कर सकते हैं, यह आंसर क्यों आया है। इन सभी चीज़ों का आप एक ओवरऑल नज़रिए से सुना और देखा करें, और जो पर्टिकुलर बातें मैं आपसे कहती हूँ कि यहाँ ये गलती हो सकती है, उन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा आप ध्यान दें और याद रखने की कोशिश करें, राइट? लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले आप में से कई ऐसे लोग अभी भी हमारे एनालिटिकल्स में आ रहे हैं who are following our videos and are watching them continuously but are still not subscribed to our channel. So I request you to please subscribe our channel. And if possible, do share it with your family, friend, peers, whosoever you think can get some benefit from our videos. राइट? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड तक अगर आप हैं हमारे साथ, तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन बिफोर लीविंग द वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, द कंपाउंड विच विल हैव द लोएस्ट रेट टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, राइट? अब हमें कहा जा रहा है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN की बात कर रहे हैं। SN1, SN2 तो आपने खूब सुनी है, खूब ध्यान रखा है, लेकिन ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग SNAR, ठीक? अब जब आप एरोमेटिक रिंग पर एक न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच देखते हैं कि अगर एक न्यूक्लियोफाइल इस एरोमेटिक रिंग पर अटैक करे, तो बेंजीन रिंग के तो खुद के ऊपर ही एक इलेक्ट्रॉन डेंस क्लाउड है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंस क्लाउड इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर देगा, दूर भगा देगा। तो इस न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच इस पर्टिकुलर एरोमेटिक रिंग पर हो नहीं पाती। तो बैरियर कि पहले तो ये उसके पास जाए, ये डिफिकल्ट है ना? अब जब ये इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो जो बॉन्ड इसे तोड़ना है वो बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस है ना, क्योंकि ये हेलोबेंजीन की बात की गई है, और हेलोबेंजीन्स में यस आप देखते हैं ऐसा रेजोनेंस होगा, और इस रेजोनेंस की वजह से ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखेगा, तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ गई। उसको हटाना, उसको ब्रेक करना अब ज़्यादा एनर्जी मांगेगा, है ना?
तो दो कारण हो गए, एक तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल रिपेल होगा, एक यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है जिससे बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई है। अगर आप कहेंगे नहीं भाई हम तो SN2 करा लेंगे, SN2 कैसे करा लोगे? ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्राइगोनल प्लेनर है, और ये न्यूक्लियोफाइल इससे एग्जैक्ट 180 डिग्री 180 डिग्री अपोजिट एंड से अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि जगह ही नहीं है, यहाँ तो स्टेरिक है। तो SN2 भी फेल हो गई, थर्ड पॉइंट हो गया। आपने कहा हम तो SN1 करा के देखते हैं। अरे भाई SN1 तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बढ़ी हुई है, आप उसे ब्रेक करके ऐसे कार्बोकटायन बनाने की बात अगर करते हैं तो आप देख रहे हैं ना परसेंटेजेस हाई। क्या ये फिनाइल कार्बोकटायन स्टेबलाइज हो सकता है, सर्वाइव कर सकता है? आंसर इज नो। तो जो सारे यूजुअल मेथड्स हमारे पास हैं कि ये किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है या करना चाहिए, वो सभी एरोमेटिक सिस्टम्स पे हो रहे हैं फेल, राइट। तो अब हमारे पास बचा कि अब ये कैसे क्या और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर पाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल अगर इस तरह से अटैक कर पाए, ठीक है, हाई एनर्जी हाई टेम्परेचर, हमने कहा हम हीट दे देंगे, हम प्रेशर बढ़ा देंगे, हमने सारी कंडीशंस क्रिएट करी। उसके बाद ये देखिए ये यहाँ पर ऐसा माइनस चार्ज बन रहा है ना, यहाँ पर क्या बन रहा है? माइनस चार्ज। मैं यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना चाह रही है ना, और ये ऐसा बना, क्लियर। अब ये ओवरऑल स्पीसीज क्या है? अनायन है। तो ऐसी कोई भी फिनोमिना, ऐसी कोई भी फैक्टर जो इस अनायन को स्टेबलाइज कर पाएगा, वो इस रिएक्शन को फास्ट करेगा। बोले क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रही हूं कि ये रेजोनेट कर सकता है, ये यहाँ आ जाए, है ना, और ये ऐसा हो, या फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये देखिए ऐसा, ये हैलोजन और ये न्यूक्लियोफाइल, और ये सब होते होते इफ फाइनली, है ना, इफ इट, जब बात आई कि कौन लीव करे, इफ हैलोजन इज द वन जो लीव कर जाए, है ना, बॉन्ड एनर्जी जो है या बेटर लिविंग ग्रुप यहाँ पर हैलोजन है, तो आपको न्यूक्लियोफाइल बच गया, हैलोजन लीव कर गया और आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता देखा। लेकिन अगर इस स्टेज पर अज्यूम करिए कि बेटर लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल होता, तो अगेन ये इंटरमीडिएट तो बनता, पर उसके आगे रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलती। इसे आप कह सकते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऑफ SNAR रिएक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स, साइंटिस्ट के नाम पर। एनीवेज, नाउ द पॉइंट इज कि ये नेगेटिव जो रोटेट कर रहा था, ये ऑर्थो, है ना, दोनों ऑर्थो और एक पैरा से गुजरा है। तो इफ इन पोजीशंस पर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता जो यहाँ आए नेगेटिव को फर्दर रेजोनेट कराकर इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करवाता, तो इस रिएक्शन के रेट को वो बढ़ाने में हेल्प करता। क्यों? क्योंकि RDS यही स्टेप है। ओके, दिस स्टेप इज RDS। RDS याद है ना, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। यही स्टेप हमारी RDS है। इसको हम अगर फास्ट कर पाए तो रेट बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको पूरा SNAR रिवाइज करा रही हूँ, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि बस ये क्वेश्चन ही हम टारगेट कर रहे हैं। आपने बेसिक पूरा देखा। अब मैं आपको कह रही थी कि ऑर्थो पैरा पे अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसका क्या कारण है। इसमें से मैं कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेकर और उस पर ग्रुप की प्रेजेंस बताती हूँ। जैसे ये नेगेटिव गया था पैरा पे, अज्यूम करिए यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप होता हाइड्रोजन की जगह। अगर नाइट्रो ग्रुप होता तो ये नेगेटिव रिंग से बाहर ऐसे रेजोनेट करने निकल गया, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, मतलब ये RDS का रेट बढ़ गया। RDS का रेट बढ़ गया, रिएक्शन फास्ट हो गई, और इस तरीके से ये सवाल फ्रेम हो गया। और अगर ये एक नाइट्रो पैरा पर, अगर ऐसा एक और आ जाए ऑर्थो पर, तो जब ये ऑर्थोस पर गुजरेगा नेगेटिव, तब भी उसे और नाइट्रो मिलेंगे रेजोनेट करने के लिए। और अगर ऐसा हो कि 2 की जगह 3 नाइट्रो आ जाए
और ही बढ़िया। तो यू गॉट माई पॉइंट कि SNAR के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऑन ऑर्थो पैरा ऑफ लीविंग ग्रुप, ठीक, increases the rate of SNAR। ठीक, अब आइए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ हमारे पास जो चॉइसेस दे रखी है वो क्लोरीन और नाइट्रो, एक नाइट्रो है, सही है, दो नाइट्रो हैं और पोजीशन भी सूटेबल है, ये तो और भी फास्ट कर देगा रेट को, है ना। और हमसे तो पूछा जा रहा है लोएस्ट किसका होगा, तो ये तो फास्टेस्ट है, ये भी ठीक है, ये भी ऑर्थोपैरा, ये भी रेट बढ़ाएंगे ही। लेकिन अगर मेटा पर ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो आप जब यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक लेंगे, नेगेटिव इस ऑर्थो और इस पैरा से गुजरेगा, ये नाइट्रो उसको रेजोनेंस नहीं दे पाएगा। इज दैट क्लियर कि जब यहाँ पर नेगेटिव आया तो ये नाइट्रो से रेजोनेट नहीं कर पाएगा। तो फोर्थ जो है वो यहाँ सबसे वीकेस्ट, सबसे स्लो SNAR देने वाला है, राइट। तो हम लिख रहे हैं कि फिर इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 4। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। बच्चों, SNAR ना सिर्फ मेंस बल्कि एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज इसे रिवाइज करें। NCERT में अल्काइल हैलाइड चैप्टर में ये SNAR का जहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है वहाँ 4 रिएक्शंस दे रखी है, ऑफ क्लोरोबेंजीन, देन ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, देन डायनाइट्रो, ट्राइनाइट्रो। और आप वहाँ नोटिस करें कि कैसे टेम्परेचर उन्होंने कम होता हुआ दिखाया है, ठीक। उसको एक नज़र ज़रूर देख लें इस क्वेश्चन के साथ, क्योंकि वो डेटा भी आपके दिमाग में अगर हो तो कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने पर आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक। आइए तो बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड A एंड E। आपको 2 प्रोडक्ट पूछा है, एक तो बिल्कुल शुरू में A और एक ये लास्ट में E बनता हुआ पूछा जा रहा है। बढ़िया बात, मैं एक एक सारे सेट करना शुरू करती हूँ। तो बिल्कुल स्टार्ट में हमें जो दे रखा है वो है मिथाइल और ये डाउन है नाइट्रो। अब इस पर हमने जब डाला ब्रोमीन, ठीक, ब्रोमीन जब हम इसमें डालेंगे तो यस यहाँ पर आयरन नहीं लिखा है, AlCl3 नहीं लिखा है, बट कई बार आपको सीक्वेंस को देखते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। तो रिलेटिवली एक्टिवेटेड ग्रुप इज Me, है ना। नाइट्रो तो डीएक्टिवेटिंग है, तो हमारा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन गवर्न करेगा? मिथाइल। सो ये होगा आपका A, ठीक। अब हमसे कहा जा रहा है टिन और HCl, टिन एंड HCl, तो मिथाइल, ब्रोमीन एंड NH2, ठीक, रिडक्शन करवाएंगे ना। टिन HCl इज अ रिड्यूसिंग रिएजेंट, नाइट्रो का रिडक्शन करा दिया NH2 में, B बन गया। अब इसकी रिएक्शन ये करा रहा है NaNO2 प्लस HCl, 273 to 278 केल्विन, है ना, इस जोन में। तो ये क्या है? ये डाइजोनियम बनने की कंडीशन है। ये ब्रोमीन और ये बन गया N2 पॉजिटिव Cl माइनस। क्या नंबर आएगा जरा चेक करिए इसको, ये C है मेरे ख्याल से। अब हमें कहा गया रिएक्शन विथ H3PO2 H2O, है ना। H3PO2 मतलब N2 प्लस हटा दिया जाएगा, ये डाइजोनियम से बेंजीन बनाने का रिएजेंट है, ये हट गया। तो ये है आपका D। और अब हमें लास्ट स्टेप में दिया गया है KMnO4 KOH। Yes, alkaline KMnO4 also is a very strong oxidizing agent, और रिंग से अटैच कुछ भी लगा हो उसको अल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है टू COOH। क्योंकि कंडीशन अल्कलाइन है तो मैं CO माइनस करूंगी
और फिर इन्होंने H3O प्लस इसी सपोर्ट के लिए दे रखा है टू न्यूट्रलाइज इट। अब हम इसे COOH ब्रोमीन करेंगे और ये है आपका E। इज दैट क्लियर? तो A एंड E इनको थोड़ा हम अलग से मार्क कर लें। A यहाँ पर हमने बनाया है, E यहाँ पर है, और अब आंसर ढूंढना शुरू करते हैं। A में इतने ब्रोमीन, नाइट्रो नो। A में suitably placed bromine, this could be the answer, and D भी इससे मैच कर रहा है, COH and bromine, तो yes, answer is 2। ठीक। E is wrong क्योंकि इन्होंने मिथाइल का, सॉरी 3 is wrong क्योंकि इन्होंने मिथाइल का ऑक्सीडेशन ही नहीं करा, ये कैसे हो पाएगा? दिस इज रॉन्ग। और यहाँ धोखा देख रहे हो आप, ये क्या धोखा कर रहा है? ये उन बच्चों के लिए धोखा है कि H3PO2 वाटर दोनों लिखा हुआ है, तो बच्चा वाटर का इस्तेमाल करके फिनॉल बना देगा और ये E आंसर बनाकर आ जाएगा, 4th आंसर बनाकर आ जाएगा। ठीक, तो केयरफुल रहें। H3PO2 के साथ वाटर लिखा विल नॉट डू द फंक्शन ऑफ फिनॉल फॉर्मेशन। ठीक, H3PO2 मतलब इट विल रिमूव डायजोनियम एंड विल फॉर्म बेंजीन। ठीक, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम 25th के सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं बेटा, हम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट के सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो खास मुझे लग रहा है कि जिनसे आपकी बहुत सारी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, जहां आप गलती कर सकते हो, वो मैंने सिलेक्ट करे हैं दोनों शिफ्ट से। तो ये सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच आइटम्स ऑफ रो 1 विद दोज ऑफ रो 2। रो 2 से हमें मैच करना है। पहले हम रो 2 देख लें। अल्फा डी 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 डी, पहली चीज हमें डी और एल की चिंता नहीं करनी है, सारी डी ही शुगर्स के बारे में बात कही गई है। फ्रुक्टोफ्यूरानोज मतलब ये 5 की रिंग के लिए है, ये 5 की रिंग के लिए। ग्लूकोपाइरानोज 6 एंड 6 की रिंग। सबसे पहले हमने ये चेक करा, एंड इफ दिस पॉइंट इज ट्रू तो P कैन नॉट हैव एनीथिंग फ्रॉम 1 और 2। P कैनॉट हैव एनीथिंग फ्रॉम 1 और 2 क्योंकि वो तो 5 की रिंग की बात कर रहा है। सिमिलरली R कैनॉट हैव एनीथिंग फ्रॉम 3 एंड 4। ठीक, तो आपका 2 ऑप्शन हट गया। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। डी बात सही, प्यूरेनोज इज अ 5 मेंबर रिंग, बात सही। अल्फा और बीटा, ठीक। फ्रुक्टोफ्यूरेनोज मतलब ये फ्रुक्टोज के लिए है। फ्रुक्टोज की नंबरिंग कैसे होगी? 1 2। वो कार्बन जो ऑक्सीजन से भी जुड़ा है और OH भी रखा हुआ है, वो बेटा कहलाता है एनोमेरिक कार्बन या एनोमेरिक सेंटर। कौन सा? जो ये ऑक्सीजन से जुड़ा है और OH भी है, ये OR है ना, ये एनोमेरिक है। ये एनोमेरिक का OH मार्क कर लीजिए। नंबरिंग कंटिन्यू करती हूँ, 4 5 6। For a particular Haworth structure of a D sugar to be alpha, 6th नंबर वाला CH2OH, ठीक, इसे अच्छे से नोट करके लिखिएगा। 6th नंबर वाला CH2OH और एनोमेरिक कार्बन वाला OH, if they are trans to each other, then it is alpha. And if that one is cis to each other, ये देखिए इसमें ये 6th CH2OH और ये एनोमेरिक OH अगर एक ही तरफ है, सिस है, तो दिस अरेंजमेंट इज बीटा। ये जनरल डी शुगर्स के लिए वैलिड पॉइंट है, इसे ध्यान से आप दिमाग में रखें। ठीक, अब ये तो पक्का हो गया है कि ये फ्रुक्टोज का है। अल्फा बीटा मैंने आपको तरीका बता ही दिया कि इफ दे आर ट्रांस देन इट इज अल्फा। सो आर इज अल्फा फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, मतलब R के साथ मुझे 1 की कॉम्बिनेशन देनी है। S इज बीटा, तो S के साथ मुझे 2 की कॉम्बिनेशन जाएगी। ऐसा करते ही मेरे पास फर्स्ट एंड
फोर्थ कंपटीशन में रह गए, फर्स्ट एंड फोर्थ में से कोई आंसर होना चाहिए। बाय टेकिंग द सेम लॉजिक ग्लूकोज के लिए भी काम शुरू कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए 6th CH2OH और ये एनोमेरिक OH आर ट्रांस, एंड इफ दे आर ट्रांस मतलब P जो है ये अल्फा होने वाला है। अल्फा मैंने P का कॉम्बिनेशन मुझे थर्ड चाहिए होगा, है ना, और Q का कॉम्बिनेशन 4 होगा, ठीक, P का थर्ड, Q का 4, तो ये आंसर आपका हुआ 4। बहुत ही सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन। आपको सिर्फ अल्फा बीटा टी शुगर्स में क्या होता है ये पता होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। इन केस अगर आपको कार्बोहाइड्रेट और अच्छे से थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो अपनी जो जेईई मेंस रिवीजन सीरीज़ है, उसकी जो थ्योरी लेक्चर वाली सीरीज़ है, आप उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक ही है 1 घंटे का कार्बोहाइड्रेट, आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। आई एम वेरी श्योर आपको इसमें से कोई भी अगर डाउट अभी भी बचा होगा वो पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द क्यूमीन टू फिनॉल प्रिपरेशन, बहुत ही फेमस रिएक्शन, मेरे ख्याल से सबको याद आ जाएगी, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड सिंथेसिस या रिएक्शन फॉर फिनॉल प्रिपरेशन की ये बात कर रहा है ना। क्या बात कर रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ एयर द इंटरमीडिएट इज, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूमीन क्या है। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो होता है ये क्यूमीन है, और इसको आप एयर में जब छोड़ते हैं, है ना, कुछ आपको अलग से रिएक्शन नहीं करनी पड़ती है। अब जो हवा में ऑक्सीजन है वो अपने आप में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि इज अ बायरेडिकल। बायरेडिकल है मतलब रिएक्टिव है ना, और रेडिकल है तो कहीं रेडिकल इंसर्शन करेगी। अब सवाल है कि इस पूरे मॉलिक्यूल में वो रेडिकल कहाँ इंसर्शन कर सकता है? वहाँ जहाँ स्टेबल रेडिकल इंटरमीडिएट इसका भी बन रहा होगा। तो आप देखिए ये जो साइट है ना, ये बेंजीन का रेजोनेंस भी ले रही है और 2 CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन भी ले रही है, इसलिए ये ऑक्सीजन का जो इंसर्शन है वो आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन पर देखने को मिलता है। और ये जो नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड वो इसी पर्टिकुलर इंटरमीडिएट के नाम से डिराइव किया गया है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड इसी को कहा जाता है, ठीक। नाउ दिस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इसे हम डाइल्यूट H2SO4 में डालते हैं या रहने देते हैं, क्योंकि कोई कंटेनर अलग अलग बदले नहीं जाते हैं। बड़े से हॉल टाइप कंटेनर होते हैं, उसी में वाटर H2SO4 और साइड से पंप बोल लीजिए, आप ओपनिंग आउटलेट्स लगाते हैं, इनलेट्स लगाते हैं जहाँ से एयर पंप इन की जाती है। तो अब ये जो डाइल्यूट H2SO4 है ये H+ का सोर्स है। यहाँ हुआ प्रोटोनेशन, जब यहाँ प्रोटोनेशन होगा तो देखिए ये CH3CH3O और ये बन गया OH2+, ठीक। जब ये जाएगा तो ये ऑक्सीजन विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर सकता, इसलिए ये शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या बना? यहाँ बन गया पॉजिटिव, ये O और ये BH, वाटर अलग हट गया। वाटर की जो लोन पेयर है, बेटा ये लोन पेयर लेना इसे, हाँ, ये यहाँ अटैक कर रही। जब ये यहाँ अटैक करेगी तो ये मिथाइल ऐसे ही, OPH ऐसा ही, OH पॉजिटिव, ये हटा, तो हम कहाँ आ गए? देखिए PHOC CH3 CH3OH। नाउ व्हाट इज दिस? ये जो स्ट्रक्चर अभी अभी मैंने बनाया है, अगर आप देखें तो ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है हेमी एसिटल। क्या है ये? ये है हेमी एसिटल, और ये अनस्टेबल है क्योंकि ये OH और ये OR है ना, अनस्टेबल होते हैं ना हेमी एसिटल, तो ये ब्रेक करता है, ये टूटता है। और ये टूटता किस में है? ये जाएगा PHOH एंड
एसीटोन। ये देखिए ये हिस्सा बन गया एसीटोन और ये बना फिनॉल। इस तरीके से ये फिनॉल की प्रिपरेशन की जाती है। इट इज़ इन फैक्ट आज यूज़ होने वाला इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना पड़ता। हाँ, प्योरिटी ऑफ फिनॉल ऑब्टेन्ड इज क्वाइट लेस, एंड आई विल से अच्छा है लेस ही होनी चाहिए। क्या काम करना है आपको, फिनॉल को यूज़ करना है एज अ टॉयलेट क्लीनर। और कुछ लोग जो शायद एक पर्टिकुलर मोमेंट में अपने आप को संभाल नहीं पाते, वो फिनॉल को पी कर एक गलत काम करने की कोशिश करेंगे, आई मीन सुसाइड। सो इट इज़ गुड कि ये पर्टिकुलर फिनॉल की प्योरिटी अच्छी ना हो, ताकि दे कैन सर्वाइव, दे विल गो थ्रू, दे विल पास थ्रू दैट सीवियर मूवमेंट। अगर ये प्योर हुआ और नुकसान हो जाता तो। इसलिए आपने फिनॉल से कभी भी किसी को मरते नहीं सुना होगा, क्योंकि इस मेथड से फिनॉल बनती है और वो प्योर नहीं होती है। तो इट इज़ गुड कि इसकी हमें ज़्यादा प्योरिटी चाहिए भी नहीं, कॉस्ट कम होनी चाहिए, कॉस्ट कम हो गई। एंड अब आप इस पूरे मैकेनिज्म को देखकर अंदाज़ा अपने आप लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 4। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। अगेन acetal and ketal is asked. Acetal and ketal is stable in basic medium. Well, acetal and ketal, yes, are stable. Hemiacetal and hemiketal are unstable. Now आप बोलेंगे what is acetal and ketal? तो अगर acetal की बात की जा रही है तो ये अल्डिहाइड से बनेगा, और कीटल की जा रही है तो ये कीटोन से बनेगा। बस यही अंतर है दोनों में। ये है एसिटल, ये है कीटल। अगर आपने इसको बेसिक मीडियम में लिया तो यस, ये दोनों में से कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज फंडामेंटली नाउ दे आर ईथर्स। ईथर बेसिक मीडियम में रिएक्शन नहीं करेंगे। पर यही चीज़ अगर आपने बेसिक मीडियम की जगह एसिडिक मीडियम में ली होती तो ये इसका प्रोटोनेशन होता और ROH बन के अब ये गुड लिविंग ग्रुप हो सकता था। तब आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती थी कि ये डिसोसिएट हो जाए और ओरिजिनल अल्डिहाइड कीटोन में लौट जाए। लेकिन अंडर बेसिक कंडीशंस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि RO- कुड बी द लिविंग ग्रुप, कि OH- अटैक करे और RO- चला जाए। ये नहीं हो सकता, बिकॉज RO- इज नॉट एट ऑल अ गुड लिविंग ग्रुप अंडर बेसिक कंडीशंस। तो एसिटल कीटल इज स्टेबल इन बेसिक मीडियम, तो हमारा आंसर है यस, ट्रू। ये बात तो सही है। द हाई लीविंग टेंडेंसी ऑफ अल्कोक्साइड आयंस गिव द स्टेबिलिटी टू एसिटल कीटल इन बेसिक मीडियम। ठीक, हाई लिविंग टेंडेंसी, ये जो वर्ड है हाई लिविंग टेंडेंसी, ये गलत है, बिकॉज अल्कोक्साइड इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। ये तो अच्छा लिविंग ग्रुप है ही नहीं, और इसी के कारण ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोक्साइड ओनली दीज एसिटल एंड कीटल्स आर स्टेबलाइज्ड। सो यस, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, बट दिस reason is false. So answer should be A. A is true, but R is false. ठीक. Moving to question number 6. Again something which is directly from NCERT. देखिए ज़रा, ये जो फर्स्ट आपको जो अल्केन दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 एन हेक्सेन दे रखी है, और उससे आपको बेंजोइक एसिड और बेंजाइल अल्कोहल कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। बढ़िया है, लेट अस डू दैट कि हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमें एन हेप्टेन 7, उसमें सबसे पहला रिएजेंट इन्होंने दिया, मैं ऑप्शन 1 की तरफ बढ़ रही हूँ कि अगर हमने इसे Cr2O3 से 770 केल्विन और 20 atm प्रेशर में ट्रीट कराया तो ये तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है और आपको टॉलिन बन जाएगी। ठीक, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज एन एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, Cr2O3 के हेल्प में होती है। इसमें आपको जो एक Al2O3 भी एक सपोर्टिंग कैटलिस्ट के तौर से डाला जाता है। नाउ वी आर टोल्ड CrO2Cl2 एंड हाइड्रोलिसिस, ये तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है, मुझे लगा आप सबको तुरंत याद आ गई है, और वो है
इटार्ड्स ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन यहाँ यूज हो गई है? इटार्ड ऑक्सीडेशन। और इटार्ड क्या है? कन्वर्जन ऑफ टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड बना लिया, NaOH डाला, ठीक है, तो कैनिजारो है, क्योंकि इसमें अल्फा H तो है ही नहीं, NaH डाल रहा है, तो ये फिर से बड़ी फेमस रिएक्शन की बात कर रहा है, और वो फेमस रिएक्शन है कैनिजारो। कैनिजारो में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और सॉल्ट में जाता है, और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल में आ गया। बढ़िया बात। लास्ट स्टेप इन्होंने दी है H3O+। वो H3O+ इस सॉल्ट को एसिड में लाने के लिए दिया गया, COOH। तो ये बन गया भाई COH, और ये अल्कोहल ऐसा का ऐसा कंटिन्यू हो गया, pH CH2OH। So this is Q, this is R बन गए। तो इट अपीयर्स कि हमारा आंसर फर्स्ट वाला ही आ गया है, यही आंसर फाइनल हो गया है। Cr2O3, CrO2Cl2, देन NaOH एंड हाइड्रोलिसिस। बढ़िया। कमिंग टू सेकेंड में पहले ही इटार्ड दे दी। इटार्ड इज नॉट अ रिएक्शन एप्लीकेबल टू ओपन चेन अल्केन, इसका कोई यूज नहीं है। KMnO4 OH-, नो यूज, क्योंकि अल्केन तो अल्कलाइन KMnO4 में कोई ऑक्सीडेशन कोई रिएक्शन दिखाएंगे ही नहीं, इट इज ऑफ नो यूज। ठीक, यहाँ कंडीशन ही क्लियर नहीं है। सो अगेन दिस इज फेल्ड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशंस की कमी है। MO2O3 के साथ ये सारी टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब बातें नहीं कही गई हैं। तो करेक्ट एंड बेस्ट आंसर इज 1। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। अब आप कहेंगे बेसिसिटी, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपने क्यों ली? अरे ये सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है, इसमें हमें फंसाने की पूरी कोशिश की गई है। सबसे पहले इस सवाल में आप स्ट्रक्चर जरूर बनाएं। ओके, ए एनिलीन बना लिया जाए, NH2, B इथेनामीन, ओके, CH3 CH2 NH2, C NH ये, और D इज NN डाइइथाइल इथेनामीन। तो ये 3 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री है, ये प्राइमरी है और ये एरोमेटिक है। पी के बीज हमें दिए हुए हैं, ये हमें पता ही है कि पी के बी जो है वो के बी से अपोजिट आएंगे। अब के बी है, के बी की जब भी बातें की गई है मतलब ये तो वाटर एक्वस कंडीशंस के अंदर पूरी कैलकुलेशन की गई है, और अगर एक्वस कंडीशंस के अंदर कैलकुलेशन की गई है तो अंडर प्रोटिक सॉल्वेंट्स फॉर aliphatic amines order is not what you can just go by plus I और simply steric, इससे नहीं होता है। याद कीजिए, अगर हो मिथाइल अमीन्स तो इन गैस it is 3 degree better than 2 degree better than 1 degree, but in water it is 2 degree better than 1 degree better than 3 degree if they are ethyl and further। वैसे तो बोल देते हैं हम लोग फर्दर, बट अगर आप स्पेसिफिकली जाएं तो ऐसा कोई फर्दर वाली बात भी ट्रू नहीं है ना। ब्यूटेन अमीन अलग अलग मेथड, अलग अलग ऑर्डर्स दिखा सकते हैं। तो ये मैंने दूसरे में भी गैस लिख दिया, नो, सेकेंड वन विल बी इन वाटर। सेकेंड इज प्रोटिक सॉल्वेंट होता है बेसिकली इन वाटर 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। सो सबसे अच्छी है 2 डिग्री इथाइल अमीन्स एंड फर्दर में, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मतलब अब अगर मुझे यहाँ KB का ऑर्डर लिखने को कहा जाता तो मैं कहती सबसे अच्छी 2 डिग्री कौन सा है? C, देन इट इज B, देन इट इज B एंड देन इट इज A। और वहीं अगर मुझे PKB का ऑर्डर लिखना वो कहा जाता तो मैं कहती सबसे बड़ा PKB A का आएगा, फिर B का, फिर D का, फिर C का। तो सबसे बड़ा इसका मतलब है वैल्यू वाइज अगर बात की जाए तो A
का मैच हम सबसे बड़ा इज 9.383, बी का उससे जस्ट छोटा यानी 4, फिर सी का नहीं फिर डी का है, तो डी का उससे नेक्स्ट मतलब 3.25 और सी का सबसे छोटा मतलब 2 आना चाहिए। क्लियर? तो ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, यानी आंसर जो है वो 4 आ रहा है। इज दैट क्लियर? अब ये आप कहेंगे कि ये कहाँ है एनसीईआरटी में? बेटा एनसीईआरटी में अमीन्स चैप्टर में टेबल बना हुआ है पीकेबीज का, और वहां से सवाल ऐसा का ऐसा उठाया दिया। उसी के साथ ये जो 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, किस तरह की अमीन्स के लिए उसकी थ्योरी भी अटैच की हुई है। तो अगेन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ पॉइंट है, प्लीज प्लीज उस टेबल को ध्यान से पढ़ें और उसके ऑर्डर्स को उसकी साइड में लिख लें, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए रिमाइंडर है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन बोलने को बड़ा आसान है कि भाई कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल के हीट किया, आंसर बन गया, क्या दिक्कत है इसमें? वेल, यहाँ दिक्कत है। यहाँ कैसी दिक्कत है? H2SO4 में अल्कोहल दोगे, कार्बोकेटायन बनाएंगे, सब बच्चे बनाएंगे, नो प्रॉब्लम, सभी बच्चों ने बनाया। अब इसके बाद आती है ये शिफ्ट किधर होगा? ये कार्बोकेटायन ऐसे भी शिफ्ट हो सकता था बाय हाइड्राइड शिफ्ट, और यहां अगर मिथाइनाइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट होती तो ये जाता इस तरीके से, है ना? हाँ, बनने वाला कार्बोकेटायन आपका दोनों तरफ स्टेबल ही आ रहा है, राइट? ये कार्बोकेटायन भी लगभग स्टेबल है, ये कार्बोकेटायन भी स्टेबल है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना? यहाँ आपको 7 अल्फा एच मिल रहे हैं, यहाँ ये 1 2 3 4 5, यहाँ आपको 6 अल्फा एच मिल रहे हैं। 6 और 7 में आप ऐसा अंतर नहीं कर सकते कि इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ गया, क्योंकि इसमें इस साइड का आपको प्लस आई भी अच्छा खासा मिलेगा। ठीक, अगेन आपको इस पर्टिकुलर कार्बोकेटायन का इतने क्लोज कॉल में प्लस आई डोमिनेट कर जाएगा। एक कार्बन के एक हाइड्रोजन के अंतर से हाइपर कॉन्जुगेशन का वेरिएशन आप नहीं कर सकते। अगेन एविडेंस इज इन एनसीईआरटी, वहां है इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो ये अल्कीन ये बनाएगा, और ये अगर आगे बढ़ता तो या तो ये अल्कीन बनाता, बाहर तो बहुत ही लेस हाइपर कॉन्जुगेटिव है, उसको तो मैं कंसिडर ना करूं, या ये अल्कीन बनाएगा। अब इन दोनों की कंपैरिजन में इससे करूं, इस ये अल्कीन अल्फा एच कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे 9 अल्फा एच मिल रहे हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं, 1 2 3 4 5 अल्फा एच, मुझे यहाँ 5 अल्फा एच मिले, इधर तो है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर भी मुझे 7 अल्फा एच मिले हैं, तो इस जगह पर मुझे 9 अल्फा एच मिल रहे हैं। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मोर स्टेबल है, राइट? ये ज़्यादा स्टेबल है, और इसलिए थर्मोडायनेमिकली आप इसे ज़्यादा स्टेबल बोल सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अ मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव अल्कीन, एंड देयरफॉर द आंसर हैज़ टू बी 1। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द आइसोमेरिक deuterated bromide with molecular formula of C4H8DBr having 2 chiral carbon atoms is। 2 chiral carbon चाहिए, C4H8 चेक करते हैं सीधे ऑप्शंस पे, हमें कुछ नहीं बनाना है। 2 ब्रोमो 1 ड्यूटेरेटो ब्रोमा ब्यूटेन, मतलब ये नो ओनली 1 chiral center। तो सेकंड कौन है? 2 ब्रोमो 1 2 2 ब्रोमो एंड 2 पर ही ड्यूटेरेटो, एक ही कायरल कार्बन है, ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 2 कायरल कार्बन पूछ रहा है। 2 ब्रोमो और 3 ड्यूटेरो ब्यूटेन, ये हो सकता है,
है ना, क्योंकि देखिए ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। फोर्थ 2 ब्रोमो 1 ड्यूटेरो, अच्छा 2 मिथाइल, ये अब तो मुझे एक भी कायरल कार्बन नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ तो 2 हाइड्रोजन हो गए और ये 2 मिथाइल हो गए, तो इसमें तो 0 कायरल है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हमारा कौन सा आया? थर्ड। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन, जस्ट बीइंग केयरफुल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ कंपाउंड्स गिविंग 1 रेड कलरेशन विथ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को आप किस और नाम से जानते हैं? कैन। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों ही अल्कोहल्स ये टेस्ट देते हैं, है ना। और ये क्या देते हैं? दे गिव रेड कलर विथ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड ऑल्सो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओहो, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी आपको चाहिए। आयोडोफॉर्म टेस्ट मतलब या तो उन्हें ऐसा मिथाइल कीटोन सिस्टम होना चाहिए, ठीक, या अल्डिहाइड्स में बात करूं तो सिर्फ CH3CHO ये काम कर पाता। अल्कोहल्स में बात करूं तो इस तरीके से 2 डिग्री अल्कोहल का सेटअप होना चाहिए या इथेनॉल होना चाहिए। ये हमारे 4 साथी होने चाहिए, इनमें से कोई सा। आइए अब चेक करते हैं कौन कौन से 1 और कौन कौन से 2 को सेटिस्फाई करेंगे, और हमें तो चाहिए गिविंग बोथ। चलिए, तो ये वाला कैन को नहीं करेगा, पहले कैन कर रहे हैं, रेड वाला अल्कोहल, ये 1 को सेटिस्फाई करेगा, ये 1 को सेटिस्फाई करेगा, ये 1 को सेटिस्फाई करेगा, ये 1 को करेगा, ये 1 को करेगा। क्या चाहिए हमें? नंबर ऑफ कंपाउंड्स गिविंग रेड कलरेशन विथ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड ऑल्सो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, तो 1 को सेटिस्फाई करने वाले हमारे हो गए हैं 5, ठीक। अब हमारे को 2 को सेटिस्फाई करने वाले लोग, मतलब जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, ये 2 को करेगा, ये 2 को करेगा, ये 2 को सेटिस्फाई करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये 2 को सेटिस्फाई करेगा। तो 1 और 2, 2 1 2 3 4, 2 ये 4 हो गए। नंबर ऑफ कंपाउंड्स गिविंग रेड कलरेशन विद दिस एंड ऑल्सो। तो अब यहाँ आती है क्वेश्चन की लैंग्वेज का रोल। ये ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें वो देने हैं आंसर जिसमें येलो और रेड दोनों चीजें आपने लिखी हैं, मतलब दोनों काम कर रहा होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ? आंसर इज 3, ठीक। ये जहां जहां येलो और रेड दोनों है, वो 3 आपके इस लिस्ट में जगह बना पाए, करेक्ट। ये और साइक्लोहेक्साइल और ये हो गया OH, ये 3 जो हैं ये आपके आंसर हुए। आई बात समझ में? ठीक है। अब यही ये क्वेश्चन शब्द ऑल्सो पे नहीं देता और टोटल सम पूछता, तो आप आंसर कितना करके आते? 5 + 4 9। तो ऐसे सवालों में क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसे ध्यान से पढ़ें और उसी हिसाब से आप आंसर करें, ठीक। क्योंकि प्रेशर में इसी तरह की गलतियां होती हैं। आप अब JEE जनवरी वाली एक मेंस दे चुके हैं, टेक इट एज अ रिहर्सल। आप प्रेशर कैसे हैंडल कर पाते हैं, पैनिक तो नहीं कर रहे हैं। उनकी वजह से कई बार आप ऐसी गलती करते हैं जो आपको लगता है मैं ये गलती नींद में भी नहीं करता, बट हो गई तो हो गई। सो आपके पास एक ही चॉइस है, लर्न फ्रॉम देम एंड मूव ऑन, ठीक। गलती सब करते हैं, हम सिर्फ गलती को मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। आप वो करते चलें और बढ़ते चलें। क्लियर? आप में से कई लोग जिन्होंने जनवरी अटेम्प्ट में मेंस में बहुत कम स्कोर करा है केमिस्ट्री में, वो अलग अलग तरीके से, यानी कभी टेलीग्राम में, कभी यूट्यूब में, कभी मेल्स के थ्रू मैसेज कर पूछ रहे हैं कि हाउ टू इम्प्रूव देयर केमिस्ट्री फॉर अप्रैल और फॉर एडवांस। वेल, तो एक चीज़ आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्सेप्ट करना
और समझना सबसे पहली, केमिस्ट्री इज एज इम्पॉर्टेंट एज योर मैथमेटिक्स और योर फिजिक्स। अगर आप इसे एक सेकेंडरी सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, यू विल नेवर हैव गुड स्कोर इन केमिस्ट्री। स्टेप 1, रिस्पेक्ट द सब्जेक्ट। आप उसके रिस्पेक्ट करिए, वो उतने ही नंबर आपको देगी जितनी फिजिक्स। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सब्जेक्ट। केमिस्ट्री का नेचर और फिजिक्स मैथ्स का नेचर अलग है। मैथमेटिक्स primarily is very much problem based. Physics is a combination of theory and problem. Chemistry आपकी ज़्यादा थ्योरी की डिमांड करता है, आपके फैक्ट्स, आपको इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी, क्लियर और करेक्ट होनी चाहिए, तभी आप सवालों की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप केमिस्ट्री को मैथ्स की तरह करने लगे कि भाई मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लूँ, थ्योरी पढ़ने में मुझे मज़ा नहीं आता, आप कभी भी केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। यू शुड गो थ्रू अ प्रॉपर, करेक्ट एंड बिल्कुल जो सिलेबस बाउंड सोर्स ऑफ थ्योरी है वो आपको पढ़ना पड़ेगी, वो आपको आनी चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री में स्कोर करेंगे। तो अगर आपके केमिस्ट्री में मार्क कम है तो पहली स्टेज जो आपको करनी है वो है भाई थ्योरी रिवाइज करिए। एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़ें। आपको जहाँ भी आपने कोचिंग एक अच्छे टीचर से ले रखी है, आप उनके नोट्स पढ़ें, आप स्कूल नोट्स पढ़ें, जो भी आपके पास सोर्स ऑफ नोट्स है आप उन्हें पढ़ें। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। अगर स्कोर बढ़ाना है तो अच्छे से थ्योरी रिवाइज करें और फिर उस पर बेस्ड सिलेबस में रहते हुए क्वेश्चंस करें, तब आपका केमिस्ट्री का स्कोर बढ़ेगा, अदरवाइज केमिस्ट्री का स्कोर नहीं बढ़ेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो अप्रोच होती है केमिस्ट्री के लिए वो होती है कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस कर लूँ, मैंने यहाँ से कर लिया, मैं वहाँ से कर लूँ, वहाँ से कर लिया, वहाँ से कर लूँ। अरे आप क्वेश्चंस करते रहेंगे और अपनी जो बेसिक थ्योरी इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप अपने गलतियों को सही नहीं करेंगे, तो जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ, दोबारा कहूँगी कि आप PhD इन मेकिंग एरर्स हो जाएंगे, नॉट इन करेक्टिंग एरर्स। तो ये नहीं करें। आप जो भी गलतियां करते हैं उसकी थ्योरी को रीवैल्यूएट करें, उसे दोबारा पढ़ें, तभी वो इम्प्रूव होगी। एंड द लास्ट एंड इटर्नल लाइन, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। ठीक, आप मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, काम आपको ही करना है। मैं कुछ भी कहूँ, कोई कुछ भी कहे, ठीक। प्लीज़ बहुत ज़्यादा यूट्यूब के फ्री कंटेंट पर अपने आप को डिपेंड ना करें। आप के पास जो भी अच्छा सोर्स है, क्योंकि यूट्यूब में फिर एड्स भी आते हैं, दूसरी चीज़ें भी आती हैं, आप उन पर बहुत डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ठीक। तो बहुत ज़्यादा टाइम आप इंटरनेट पे स्पेंड ना करें। जितना कम आप इन चीज़ों पर डिपेंड करेंगे, आप यहाँ आए, है ना, छोटा सा कोई वीडियो है आपने देखा एंड देन यू मूव ऑन। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन these channels for your entire subject. They can be add-on but not a full source of your preparation. ठीक, बात कड़वी है पर बात सही है। NTA ने गलतियां की है, कौन इससे डिनाई कर सकता है। इनफैक्ट मैंने एग्जाम के पहले ही आपको कहा था कि ये सब चीज़ें NTA में होती आई हैं, होती रहेंगी, लोग चैलेंज करते रहेंगे, पर होता क्या है, ग्राउंड रियलिटी है, नुकसान बच्चे का होता है, आपका ही हुआ है, ठीक, आपके साथ टीचर्स या पेरेंट्स का होता है, ठीक। तो हम इसे कितनी दूर लड़ने में एनर्जी लगाएं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं ऐसे सीन में, और बेहतर यही है कि आगे बढ़ें, ठीक। प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर अप्रैल एंड देन एडवांस, ठीक। चलिए, जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, और मैंने अपनी ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप उसके थ्रू ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंटेंट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज जिन्होंने अप्रैल मेंस में नहीं जाना है, सीधे एडवांस में बढ़ना है, या जो लोग जनवरी में ही एडवांस के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो वो कंटेंट जो NCERT से हटाया जा चुका है, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स, उन चैप्टर्स का चैप्टर वाइज कोर्स इज अवेलेबल इन द ऐप। अगर आपको उसकी ज़रूरत हो तो आप उसे ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऐप में आए, कुछ भी चीज़ परचेज करने से पहले प्लीज़ DM मी सो दैट आई कैन गाइड यू करेक्टली दैट व्हाट इज़ द राइट कोर्स और राइट पैकेज ऑफ कोर्स फॉर यू। रैंडम चॉइसेस ना करें, क्योंकि टाइम कम है। मुझे कोई नुकसान नहीं है, आप 2 की जगह 4 लीजिए, लेकिन क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो उस टाइम का सही उपयोग बहुत ज़रूरी है।
ठीक, चलिए तो फिर मिलते हैं दोबारा अगले एपिसोड में इसी सीरीज़ के। और हाँ, इस पूरी प्रोसेस में एडवांस के लिए भी हम कुछ वीडियोस बीच बीच में अपलोड करते रहेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।